अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर पी एंड डेंसिटी रॉ ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपको मैंने प्रेशर का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ये बताया था कि वो होता है 1/3 रॉ वी स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रेशर और ये जो रॉ है ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, पी सी ऑप्शन बनता है। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो गैस की डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि आपने जो रिलेशन इसके अंदर बताना है उसमें इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट रिलेशन है जिसके अंदर वी आर एम एस एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या हो रहा हो, रिलेट हो रहा हो। तो देखिए उसके लिए रिलेशन जो हमने पढ़ा था वो ये था, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू √3 kT अपॉन एम। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने जो है वो वैल्यूज √3 को उन्होंने रूट निकाल कर बताई है, तो जब हम √3 को कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 1.73। 1.73। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो ये फार्मूला है वो फार्मूला इस तरह लिखा जा सकता है फिर 1.73, और रूट में आपके पास क्या आ जाएगा, KT/m। तो ये अगर रिलेशन देखें तो ये रिलेशन आपके पास बनता है डी VRMS 1.73 और √KT/m। ये रिलेशन हमारे पास है, करेक्ट। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर डिटरमाइंस द टेम्परेचर। तो आप जानते हैं कि जो आइडियल गैस होती है उसमें टेम्परेचर जो है वो आपको ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बताता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपके पास है ट्रांसलेशनल मोशन। क्योंकि आइडियल गैस के बारे में हमने पढ़ा है कि वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन इसलिए नहीं करती, रोटेशनल मोशन में अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बराबर होता है mr² के। अब क्योंकि जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं उनका मैस इतना छोटा होता है, आइडियल गैस के बारे में यही कहा हुआ है कि वो पॉइंट मैसेज है, तो इतने कम मैसेज के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका क्या हो जाता है, कम। और इस लोड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर फिर आपका टेम्परेचर भी जो होता है वो निग्लेजिबल होता है। इस वजह से हम रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को नहीं लेते आइडियल गैस के लिए। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस possess द मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट द सेम टेम्परेचर। अब मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि अगर आप इसका रिलेशन देखें तो हमने पढ़ा है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिलेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, VRMS = और यहाँ पर हम पढ़ते थे 3RT/कैपिटल M। ये कैपिटल M मोलर मास है, तो यहाँ पर अगर मैं रिलेशन देखूँ तो वो रिलेशन हो जाएगा VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स मोलर मास। तो आप जानते हैं कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो आपके पास कम होता है किसके मुकाबले में, अदर देन किसी और गैसेस की अगर हम बात करें तो। क्योंकि मोलर मास उसका कम है हाइड्रोजन का, तो फिर उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हीलियम के मुकाबले में हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो इसका मोलर मास जो है वो सबसे कम है। फिर रियल गैसेस deviate from ideal behavior because gas molecules are colorless, are spherical, have intermolecular forces of attraction और have high speed। तो हमने आइडियल और नॉन आइडियल को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस के जरिए ही क्या किया था, डिविएट किया था कि भाई रियल गैसेस से आइडियल गैस क्यों डिविएट करती है, उसकी वजह क्या है। क्योंकि आइडियल गैसेस में हम कहते थे कि उनके दरमियान में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, जबकि रियल गैसेस में हमें पता चलता है कि उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। और वो आइडियल में क्यों कहते थे कि नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कि उनका पॉइंट मैस इतना कम है और उनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना होने के बराबर है। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 27 डिग्री सेल्सियस इज VRMS इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, if the temperature of the gas is raised to 327 degree Celsius,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस। तो फिर आपने बताना है कि अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फिर आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है गैस की क्या हो जाएगी। देखो सबसे पहले हम टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कर देते हैं केल्विन के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है उसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात होती है। तो हम यहाँ पर रिलेशन में टेम्परेचर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। T1 आपके पास है 27 डिग्री सेल्सियस, और इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। इसी तरह T2 जो है वो है 327, और इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 600 केल्विन। अब ये दो हमारे टेम्परेचर्स मिल गए, हमें जो है वो स्पीड चाहिए रूट मीन स्क्वायर टेम्परेचर, यानी कि V2 की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, और V1 जो है वो आपके पास VRMS है। ठीक है, उसको मैंने VRMS लिख देना। अब यहाँ पर वो इस तरह से है 3RT/M। ठीक है ना, ये रिलेशन ऊपर भी हमने लिखा हुआ ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो VRMS टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है ना। तो अगर मैं अपने केस के लिए फार्मूला लिखूं तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि V2/V1 इज इक्वल्स टू √T2/T1। क्योंकि देखे ना 3R/M तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा ना। हमने तो सिर्फ टेम्परेचर की बात की है, टेम्परेचर के हिसाब से रूट मीन स्क्वायर। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा टेम्परेचर 27 से बढ़ा के क्या कर दिया, 327। तो यानी कि गैस तो चेंज नहीं की ना, यानी मोलर मास वही है। आर जनरल कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है। 3 कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है। तो रिलेशन यही बनेगा ना। यस सर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू T2/T1, और ये हो गया V1। अब जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो T2 आपके पास है 600, T1 आपके पास है 300, और V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VRMS, क्योंकि उन्होंने कहा था V1 VRMS है। अब इसे आप सॉल्व करें तो अंडर अंडर रूट में क्या बचेगा, 2। तो ये आपके पास रिलेशन क्या बन गया, V2 इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से, ये जो टेम्परेचर बढ़ा था ना 27 से 327 पे जब आया, तो जो स्पीड है वो VRMS से बढ़ के कितनी हो गई, √2 टाइम्स, यानी कि 1.41 टाइम्स स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई टेम्परेचर के बढ़ाने से। ठीक है, ओके सर। तो ये अब आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या बनता है, C, √2 VRMS। फिर आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट एट सेम टेम्परेचर। अब देखें अगेन उन्होंने कहा है रेशियो आपने फाइंड आउट करना है किसका, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दो डिफरेंट गैसेज हैं, तो आप जानते हैं कि दोनों के मोलर मैसेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। और उन्होंने कहा टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये रिलेशन लगा देंगे मोलर मास वाला, जो कि ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उस रिलेशन को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो क्या लिखूंगा, VRMS इज इक्वल्स टू 3RT/M। अब देखो उन्होंने क्या क्या आपको कांस्टेंट कह दिया, उन्होंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है, 3R कांस्टेंट है, तो इसका मतलब VRMS का रिलेशन किसके साथ बन गया, मोलर मास के साथ। तो रिलेशन इनवर्स है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि VRMS ऑफ ऑक्सीजन O2 डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ हाइड्रोजन H2। अब लिखेंगे कैसे, अंडर रूट में। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन H2 और मास ऑफ ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो VO2 डिवाइडेड बाय VH2 इज इक्वल्स टू, तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 2 है, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 है। सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1/16। और 1/16 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/4। फोर। तो फिर मुझे बताएं, क्या इस बात को इस तरह लिखा जा सकता है कि VO2 इज, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि फोर प्रोफ, टाइम्स हाइड्रोजन का। बिल्कुल, VH2 इज 4 टाइम्स VO2। ठीक है ना, ये सही लिखा मैंने। यस सर। तो लेकिन ये है कि हमें उन्होंने रेशो की फॉर्म में पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या है, 1/4। तो हम इसी तरह से इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो आंसर आया हुआ है वो है 1/4, ऑप्शन है C। ठीक है,
अच्छा देखें, ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने देखना है कि रेशो उन्होंने किसका किसके साथ पूछा है। यानी कि अगर वो कहता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो फिर आपने VH2 को ऊपर रखना था, VO2 को नीचे रखना था, और फिर आंसर आपके पास क्या बनता, फिर डी ऑप्शन बन जाता, 4:1। ठीक है ना। तो क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर देखें मैंने ऊपर ऑक्सीजन लिखा है, नीचे हाइड्रोजन लिखा है, सही है। तो ये आपने और से देखना है कि उसने रेशो क्या पूछा है, क्योंकि ऑप्शन दोनों गिवन है। चले Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 8। कहते हैं डेंसिटी ऑफ गैस इज 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी गिवन है, और एट अ प्रेशर ऑफ, और प्रेशर भी गिवन है 6.5 पास्कल। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप देखें जो डेटा हमें गिवन है, उस डेटा में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें दी हुई है डेंसिटी, उन्होंने हमें दिया हुआ है प्रेशर, और हमसे पूछा हुआ है VRMS। तो हम ऐसा रिलेशन एक जानते हैं जिसमें VRMS, डेंसिटी और प्रेशर रिलेट हो रहे होते हैं। तो अगर मैं VRMS का रिलेशन लिखूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और डेंसिटी, तो वो इसी तरह से था, VRMS इज इक्वल्स टू 3P/ρ। ठीक है ना। ये रिलेशन है VRMS का। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो ये कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करके मुझे बताना है। 3P आपके पास है 6 एक्सपोनेंट 5, और डेंसिटी आपके पास है 5। Sir, इसका आंसर 600 है. 600, और VRMS यूनिट 600 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए, 600 मीटर पर सेकंड। ठीक है। मतलब हमने VRM में सारे मॉलिक्यूल्स कर लिए. हाँ जी बिल्कुल। गैस मॉलिक्यूल्स का हमने लिया, प्रेशर और डेंसिटी उन्होंने हमें दे दी थी। ठीक है। ओके सर. अच्छा क्वेश्चन नंबर 9। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज। अब ये एक तरह से यूं समझे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो, तो अगर मैं इसका रिलेशन आपके सामने लिख दूं तो वो याद रहेगा कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने लास्ट टॉपिक में ये ड्राइव किया था, 3kT/2। ठीक है ना। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑप्शन है डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है। ये रिलेशन आपके यस. पास है। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, इसके अंदर क्या ऑप्शन हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोलाइड कर रहे होते हैं, और उस कोलिजन के अंदर जो मोमेंटम होता है वो वॉल पर ट्रांसफर होता है। तो अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बनता है, सी. सी सी ऑप्शन। रहेगा. बिल्कुल। ऑन कोलिजन विद द वॉल्स देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जैसे ही वो जाके वॉल से टकराएगा, थर्ड लॉ मोशन होगा, डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 11। द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इनक्लोज गैस इज VRMS। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इफ प्रेशर इज डबल कीपिंग द टेम्परेचर सेम। देखो, उन्होंने आपसे पूछा है कि RMS स्पीड क्या होगी, प्रेशर को डबल कर दें और टेम्परेचर क्या हो उसके अंदर सेम है। तो हम जानते हैं कि जो VRMS होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम देखें रिलेशन इसमें, तो VRMS इज इक्वल्स टू 3RT/m। तो यहां पर उसने कहा है कि टेम्परेचर सेम है, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो जाहिर सी बात है VRMS भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। VRMS इसमें चेंज नहीं होगा। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात होती है। वजह क्या है, वजह यह है क्योंकि हमें VRMS का एक और रिलेशन भी पता है, और वो रिलेशन इस तरह से था, 3P/ρ। ठीक है ना। अब अगर इस रिलेशन से देखा जाए तो फिर हम कह सकते हैं प्रेशर अगर डबल होगा तो VRMS भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये रिलेशन आपको टेम्परेचर सेम के लिए दिया हुआ है तो हम ये रिलेशन नहीं लगा सकते। और इसकी एक और वजह भी है। एक और वजह यह है क्योंकि प्रेशर जब बढ़ता है ना तो आपकी डेंसिटी भी चेंज हो जाती है,
और प्रेशर के डबल होने से अगर डेंसिटी भी डबल हो गई, इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म, वी आर एम एस फिर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन हम क्योंकि प्रेशर का फार्मूला यहाँ यूज ही नहीं करेंगे, हमने किसको यूज करना है, टेम्परेचर को, क्योंकि उसने कहा है टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो फिर प्रेशर के चेंज से वीआरएमएस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ सर। करेक्ट ऑप्शन क्या है, वीआरएमएस। अच्छा जी, उसके बाद कुछ फॉर्मेटिव टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन हैज अ सुपर हाई डैश डेंसिटी। न्यूट्रॉन स्टार की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो आपके पास ग्रेविटेशनल पुल है वो उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, और वो डीजेनरेसी प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सुपर कंडक्टर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर की बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाती है, जीरो। इसका मतलब जीरो रेजिस्टेंस पे इस पे करंट फ्लो कर सकता है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर, यानी कि ये कंडक्टर्स में सबसे टॉप पर है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होती है लो टेम्परेचर के ऊपर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, तो ये है कूलिंग टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ठीक हो गया। यस सर। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस इसके डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो है, मेंशन द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स पर यूनिट टाइम इन अ गैस। तो देखिए, नंबर ऑफ कोलिजन से क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज होता है ना, कितने आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते जाएंगे पर यूनिट टाइम, इसका मतलब फोर्स बढ़ रही है, और फोर्स बढ़ रही है पर यूनिट एरिया, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब उन्होंने यही पूछा है कि कितने वेज हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास पहला तो तरीका ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन जो होगा पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कोलाइड करेंगे। दूसरा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिनको आप कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा देंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना टकराने की, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो जाहिर सी बात है कि फिर आपके पास जो कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी है वो कम है। लेकिन एक जगह पे आपने 1000 के बजाय 10,000 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो 10,000 मॉलिक्यूल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी टकराने की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह से तीसरी बात कि प्रेशर ऑन द गैस, तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और चौथा एक और भी था यहाँ पर, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस को हम क्या करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस को हम डिक्रीज करेंगे, ये बात मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताई है कि अगर आप डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम, तो इसका मतलब अब जो आपके पास कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पेस कम और होगी। प्रेशर इंक्रीज होगा। जी बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये चार आपके पास जो है वो पॉसिबल वेज हैं जिनसे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, पर यूनिट टाइम कोलिजन बढ़ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस, एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। अब देखिए वही बात है कि जो के ऊपर मैंने बताई कि बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेज है वो यही कहती है कि जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का, और जो उनका कोलिजन होता है वो एक्चुअली वॉल्स के साथ होता है ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना। यानी कि जो प्रेशर है कॉज्ड बाय कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो जब आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। ऊपर वाली बात है जो कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ी, कि जब आपने प्रेशर को इंक्रीज करना है तो वॉल्यूम को आप क्या करते हैं, रिड्यूस, क्योंकि अब स्पेस कम हो जाएगी। जब स्पेस कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि फिर कोलाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो मोर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स पर सेकेंड, और ट्रांसफरिंग ग्रेटर मोमेंटम टू द वॉल पर सेकेंड, और इसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस के अंदर हमने पढ़ा था, सही है। Question number 3, what do you mean by root mean square speed of molecule of gas? Its root mean square speed the same as average speed. तो देखिए, मैंने आपको ये तीन बातें अलग अलग करके बताई थी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, और एवरेज स्पीड क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि एवरेज स्पीड तो एक सिंपल अलजेब्राइक सम है, ठीक है ना, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, तमाम वेलोसिटीज का जो रैंडम मोशन है उसको
आप क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी स्पीड होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड्स आपने ले लिए। फिर आप एवरेज स्क्वायर इसलिए लेते थे ताकि जो आपके पास इसकी डायरेक्शन की वजह से स्पीड्स में जीरो होने वाली बात है वो ना हो। लेकिन ये फिजिकली तो आप इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, न्यूमेरिकली हम इसको कर लेते हैं कि ठीक है भाई, क्योंकि हमने जो उसकी डायरेक्शंस है उन डायरेक्शंस को ख़त्म करना होता है, तो हम इसका स्क्वायर लेके जब एवरेज लेते हैं तो फिर आपके पास उस डायरेक्शन का इशू नहीं आता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह आ जाता है कि इसमें जो यूनिट बन रही होती है वो यूनिट बन रही होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपको फिजिकल मीनिंग कोई नहीं देती, क्योंकि ऐसी कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं रूट। तो जब हम इसका रूट ले लेते हैं तो फिर हमारे पास बन जाती है VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और अब ये फिजिकल मीनिंग भी देती है और ये रिलेट हो जाती है डायरेक्टली किसके साथ, आपकी काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो और टेम्परेचर के साथ भी। तो इसी वजह से हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड को यूज करते हैं, क्योंकि ये फिजिकल न्यूमेरिकल दोनों मीनिंग्स देती है हमारी तमाम इक्वेशंस के लिए, जो कि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज द टेम्परेचर बिलो एब्सोल्यूट जीरो नॉट पॉसिबल। देखिए एब्सोल्यूट जीरो जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस है। जो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, 0 केल्विन, ये बराबर है -273 डिग्री सेल्सियस। अब हम जानते हैं कि हायर टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो लोअर टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। तो जब आप 0 केल्विन पर आ जाएंगे तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो गई, खत्म हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए नीचे आना, 0 केल्विन से नीचे आना ये पॉसिबल नहीं है। हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी तो समझ आती है, लेकिन जीरो होने के बाद फिर मैं कहूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव सेंस में, तो नेगेटिव कोई सेंस नहीं देती काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो होती ही सिर्फ पॉजिटिव है और वही उसकी फिजिकल मीनिंग है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो टेम्परेचर का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है। तो टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब आप हीट रिमूव कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। और टेम्परेचर के कम होने से जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो भी कम हो रहा होता है। और जब आप एब्सोल्यूट जीरो पे चले जाते हैं तो मॉलिक्यूलर जितने मोशन है दुनिया में वो सीज कर जाते हैं। और सीज करने का मतलब यही है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहां पर आप काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव कोई सेंस नहीं देता। नो फर्दर डिक्रीज इज पॉसिबल, टेम्परेचर कैन नॉट फॉल बिलो 0 केल्विन। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, एस्टिमेट द एवरेज एनर्जी ऑफ अ हीलियम एटम एट द टेम्परेचर ऑन सरफेस ऑफ सन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको टेम्परेचर उन्होंने दे दिया 6000 केल्विन, और वो आपसे कहते हैं कि एवरेज एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है हीलियम एटम की। तो फार्मूला आपके सामने, काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। टेम्परेचर की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करेंगे, बाकी कांस्टेंट से सॉल्व करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1.24 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। इस तरह से हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की या डिफरेंट गैसेस की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, शो दैट द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ देयर masses। अब ये रिलेशन तो ऊपर हमने एमसीक्यूज के अंदर भी सॉल्व किया हुआ है। रिलेशन आपको नजर आ रहा है, VRMS जो है वो अंडर रूट टाइम्स मैथ जो है आपके पास उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 3 kT कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि भाई गिवन टेम्परेचर है दोनों के लिए। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है दोनों के लिए, 3 K कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर मैसेस के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, और रिलेशन इनवर्स है। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिलेशन यही बन जाएगा, VRMS 1/VRMS 2 इज इक्वल्स टू √M2/M1। तो ये आपके पास रिलेशन है जो कि इनवर्स स्क्वायर रिलेशन को शो कर रहा है और प्रूफ कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ देयर masses। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट डिवार्फ एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। व्हाइट डिवार्फ और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में मैंने आपको बताया। व्हाइट डिवार्फ एक आपके पास ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सन अपना सारा फ्यूल एग्जॉस्ट कर देता है, और एग्जॉस्ट करने के बाद जो उसकी आउटर लेयर होती है उसको वो लीव आउट करता है, तो एक बहुत डेंस कोर जो होता है वो पीछे छोड़ देता है। और ये समझें कि ये डेथ ऑफ स्टार होती है। और ये वाइट डिवॉर्फ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर को सपोर्ट करता है। मैस इज लेस देन 1.4 सोलर मैसेस, और जो डेंसिटी है वो इसकी वो कितनी है, एक्सपोनेंट 6 से लेके एक्सपोनेंट 8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। जबकि
अगर हम डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार की बात करें तो वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वैल्यू है एक्सपोनेंट 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जबकि इसका जो मैस है वो 1.4 से लेके 3 सोलर मैसेस के बराबर होता है, यानी कि इतना ज़्यादा हैवी मैस है इसके अंदर। और ये न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। वो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर, ये न्यूट्रॉन जनरेसी प्रेशर। और ये फॉर्म्ड होता है किसके जरिए, मैसिव स्टार्स आफ्टर अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जिसमें कोर कोलैप्स कर जाती है ड्यू टू हाई ग्रेविटी। और उसके बाद फिर आपके पास न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होते हैं। अगेन फॉर्मेटिव टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 8, why do the gases at low temperature and high pressure show large deviation from ideal behavior? तो देखिए, ये बात हमने पढ़ी है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर जो आपकी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट। और ये चीज़ जो होती है हम आइडियल गैस के अंदर क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर, यानी कि डेंसिटी आपके पास क्या हो जाए, लो होनी चाहिए, तब जाकर हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। फिर कहते हैं द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नो लॉन्गर निग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर आपको याद हो तो हमने इसको वंडर वॉल इक्वेशन से पढ़ा था कि वंडर वॉल इक्वेशन ने हमें बताया था कि क्योंकि गैसेस का कोई पर्टिकुलर एक साइज है, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि जो वॉल्यूम आपने इग्नोर कर दिया था आइडियल में, रियल गैसेस के अंदर वो आपके पास वॉल्यूम कंटेनर का यूज होगा, क्योंकि वहां पर आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि अब वो जो वॉल्यूम होगा वो अब कंपेयर निग्लिजिबल नहीं होगा, ठीक है, वो वहां पर मौजूद होगा। These factor causes real gases to deviate considerably from ideal gas behavior. फिर अगेन लास्ट टॉपिक, ये क्वेश्चन है, ये भी अगेन उसी से रिलेटेड है आपका फॉर्मेटिव। व्हाट डिस्टिंग्विश डीजनरेट मैटर फ्रॉम रेगुलर मैटर? तो डीजनरेट मैटर जो है वो एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को ओबे करता है, जिसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टॉप ऑफ द लिस्ट है। ये प्रिंसिपल इसके अंदर यूज होता है। ये एग्जिस्ट करता है एक्सट्रीमली हाई डेंसिटीज के ऊपर, जबकि आइडियल गैसेस लो डेंसिटीज के ऊपर जो है एग्जिबिट करती हैं या फिर एप्लीकेबल होती हैं, और फार ग्रेटर देन रेगुलर मैटर। प्रेशर जो होता है वो इसमें डीजनरेसी प्रेशर की वजह से राइज कर जाता है, जबकि इसमें कोई थर्मल जो है वो मोशन नहीं है। और ये आपके पास विद स्टैंड करता है ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से एट वेरी लो टेम्परेचर। और ये आपको कहाँ मिलता है, वाइट डिवॉर्फ्स के अंदर और न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर। और इसी तरीके से जो इसके पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक क्लासिकली कन्फाइंड नहीं कर सकते स्मॉल वॉल्यूम्स के अंदर। तो इस वजह से हम इसको एक्सट्रीम कंडीशंस की जो सिनेरियो है उसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं शो दैट द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये डेरिवेशन हमने की हुई है कि आपने टेम्परेचर को आइडियल गैस के प्रूव करना है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो हम एज सच से रिवाइज कर लेते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें एन की जगह पर हमने क्या पुट किया था, एन अपॉन एन ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर एवोगाड्रो नंबर। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा पी वी इक्वल्स टू एन के टी। फिर आप क्या करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस जो मॉलिक्यूल्स थे उनका फार्मूला, वो फार्मूला आपके पास है पी वी इज इक्वल्स टू 2n/3 हाफ एम वी स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन आपस में कंपेयर करें तो एक तरफ आ जाएगा एन के टी और दूसरी तरफ है 2n/3 हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो n है ये n से कैंसिल हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो बराबर हो गया किसके, 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर के। तो ये रिलेशन आपके पास बन गया T इज इक्वल्स टू। और इस रिलेशन में आपको नजर आ रहा है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के एवरेज काइनेटिक एनर्जी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन हमारे पास है और इसे हम लिख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये चीज हमने पहले प्रूफ की हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपरकंडक्टर व्हेन इट इज कूल्ड बिलो इट्स इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। देखें, हायर टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मोशन होता है या वाइब्रेशनल मोशन होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को आप कम करते जाते हैं तो जो वाइब्रेशन है वो भी क्या होती है, कम होती है। और रेजिस्टेंस तो हम कहते ही इस चीज को है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस।
ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो अगर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और वो टेम्परेचर कम होने से कम हो जाती है, तो इसका मतलब तो जो वाइब्रेशन की वजह से कोलिजन होना था वो अब होगा नहीं। तो इसलिए व्हेन अ मटेरियल इज कूल्ड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे पहुंच के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है सुपर कंडक्टर्स की। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अगर आप और टेम्परेचर को कूल डाउन करेंगे तो वहां पर आपके पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट बन जाएगी, और वहां पर हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप कर जाती है एब्रप्टली टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैन फ्लो विदाउट एनी एनर्जी लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट की जो एनर्जी लॉस है वो एक्चुअली होती ही रेजिस्टेंस की वजह से है। तो अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं है, करंट इजीली फ्लो करेगा, और एक दफा फ्लो करेगा तो खत्म नहीं होगा। और इसी तरह से कहते हैं बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर पेयर्स विच मूव थ्रू द मटेरियल विदाउट स्कैटरिंग अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो परफेक्टली। इसका मतलब नो रेजिस्टेंस, तो इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। फिर सुपर कंडक्टर की वो कहते हैं व्हाट आर सब एप्लीकेशन, पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर इन ट्रांसपोर्टेशन। तो सुपर कंडक्टर की जो एप्लीकेशन है ट्रांसपोर्टेशन में वो मैगलेव है। मैगलेव जो पूरा वर्ड है वो है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। और ये आपके पास सुपर कंडक्टर्स के जरिए ही बनी हुई है, ये देखिए मैग्नेटिक लेविटेशन। और ये क्योंकि चाइना में है। जी जी जी, चाइना और जापान के अंदर ये चल रही है। और इसका फायदा यही होता है कि जब ये लेविटेट हुई हुई है ना मैग्नेट के जरिए, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन तो इसकी जीरो हो गई, क्योंकि जमीन के साथ तो कनेक्टेड नहीं है। हमारी जो ट्रेन चलती हैं उनका तो क्योंकि ट्रेन और उसके जो रेल ट्रैक्स होते हैं उनके साथ कनेक्शन होता है फिजिकली। तो फिजिकली कनेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन है ना मौजूद। लेकिन जब मैग्नेटिक लेविटेट हुआ वह सुपर कंडक्टर के जरिए, तो फिर फ्रिक्शन आपके पास क्या हो गई, खत्म हो गई। अब वही वाली बात है जैसे सुपर कंडक्टर में हमने ऊपर पढ़ा कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन आपके पास ना होने के बराबर है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड पे उसको ट्रेवल करवा सकते हैं। फिर इसकी जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर आपके पास एफिशिएंटली ये इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स के अंदर यूज़ हो जाता है, ताकि ये एनर्जी कंजप्शन आपका रिड्यूस कर सके वेरियस व्हीकल्स के अंदर। और फिर एनर्जी स्टोरेज की अगर बात की जाए तो आपके पास सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स मौजूद हैं, जो कि हाई जो आपके पास एनर्जी डेटा है, या फिर आपके पास ऐसे सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं, उनको यूज़ करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और लास्ट में कहते हैं प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। आपने एक एग्जांपल, उन्होंने कहा है कि कोड करें जिसके अंदर एक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो उसकी एग्जांपल आपके पास है कि लैंथनम सुपर हाइड्राइड जो है एट अ प्रेशर ऑफ 170 गीगा पास्कल एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी with a critical temperature of 250 Kelvin, the highest confirmed critical temperature to date. Research continues to achieve superconductivity at high temperature for practical application. अब देखें, यहाँ पर ये बात आपको बताने की मकसद ये था कि हम तो ये पढ़कर आए ना कि सुपर कंडक्टर फॉर्म होते हैं लो टेम्परेचर्स के ऊपर। तो हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर को फॉर्म करने के लिए वर्किंग की जा रही है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर हम अपने डोमेस्टिक पर्पस पे सुपर कंडक्टर को यूज़ कर सकें। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो हमारी जो एनर्जी का लॉसेस हैं वो अगर मिनिमाइज हो जाएंगे तो हमारे लिए तो फ़ायदा हो जाएगा ना। तो हम चाहते यही हैं कि लो टेम्परेचर के बजाय सुपर कंडक्टर ऐसे होने चाहिए जो कि डोमेस्टिकली हम अपने घरों के अंदर यूज़ कर सकें, ताकि हमारे जो एनर्जी लॉसेस होते हैं इतने ज़्यादा, उन एनर्जी लॉसेस को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है ना। तो ये आपके पास टेम्परेचर क्या है? क्या चीज़, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे पहुंच के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती है ना वो जीरो हो जाती है। रेजिस्टेंस ओके। इज इक्वल्स टू जीरो एट टीसी। इसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये हर मटेरियल का डिफरेंट होता है, हर मटेरियल के लिए, क्योंकि किस मटेरियल को किस पॉइंट पर जाके अपनी रेजिस्टेंस जीरो करनी है ये डिसाइड कौन करता है, उसका टेम्परेचर। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हर टेम्परेचर, जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब हम कल फॉर्मेटिव टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको डिफरेंट मटेरियल्स के क्रिटिकल टेम्परेचर लिख कर दिए थे। तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर हर मटेरियल के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसी एक टेम्परेचर पर आप सबको सुपर कंडक्टर नहीं बना सकते। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें,
और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।